मुल्क में आम जुमरे को मुआशी बुनियादों पर मिलता रहेगा रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS रिजर्वेशन पर लगाई मुहर। 5 रुकनी आईनी बेंच के 3 जजों ने रिजर्वेशन के हक में सुनाया फैसला। EWS रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से मुतालिक कांग्रेस लीडर उदित राज के बयान पर बीजेपी का सख्त हमला। कहा, कांग्रेस लीडर का बयान उनकी गरीब मुखालिफ सोच की करता है अक्कासी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की सदारत में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही इजलास के थीम, लोगो और वेबसाइट की करेंगे नकाब कुशाई। भारत 1 दिसंबर से संभालेगा G20 की सदारत। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की मुहिम अरूज पर। बीजेपी सदर JP नड्डा और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया इंतखाबी जलसे से खिताब। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने भी ऊना में की इंतखाबी रैली। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर आज जाएंगे रूस के 2 रोज़ा दौरे पर। रूसी वज़ीर ख़ारजा से करेंगे मुलाकात। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा वी मुरलीधरन भी ब्राज़ील के दौरे पर। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर 8 नवंबर को ब्राज़ील पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में करेंगे शिरकत। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले की FIR 24 घंटे में दर्ज करने का दिया हुक्म। जुमेरात को गुजरानवाला में हुए हमले की FIR अब तक नहीं की गई थी दर्ज। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात के लिए 10% रिजर्वेशन को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 10% रिजर्वेशन के जवाज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अपना फ़ैसला सुनाते हुए उसे आइनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि EWS रिजर्वेशन का निज़ाम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। 5 जजों की आइनी बेंच के 3 जजों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारडीवाला ने 103वें आइनी तरमीम को बरकरार रखा। CJI UU ललित और जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने EWS रिजर्वेशन को इम्तियाजी करार देते हुए उसके खिलाफ फैसला सुनाया। नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 के 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाई कोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में SLP यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। और EWS रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद कांग्रेस लीडर उदित राज के एक बयान की वजह से तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपने बयान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तौहीन आमेज़ तबसरा किया, जिसकी बीजेपी ने सख्त मुखालफत की। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस लीडर का बयान गरीब मुखालिफ सोच की अक्कासी करता है। दुखद ये इसलिए भी है क्योंकि ये भी दर्शाता है कि किस तरह से आज कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है।
कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। उनकी सोच हमने देखा है, इससे पहले आदिवासी विरोधी रही। देश की राष्ट्रपति के लिए भी अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई और नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर उदित राज थे। दलित विरोधी रही है, सेना विरोधी रही है, संसद विरोधी है और आज गरीब विरोधी भी है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस लीडर मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। संविधान के तहत आपको यह भी हक दिया है कि आप उसको चुनौती दें, लेकिन यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, यह कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, यह केवल एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को भारत की G20 सदारत की लोगो, थीम और वेबसाइट की नकाब कुशाई करेंगे। पीएम मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। G20 प्रेसिडेंसी का ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के पैगाम और दुनिया के तईं इसकी वसी तर तरजीहात की अक्कासी करेंगी। ख्याल रहे कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की सदारत संभालेगा। G20 की सदारत भारत को बैनुल-अक़वामी अहमियत के अहम मसाइल पर आलमी एजेंडे में अपना किरदार अदा करने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। G20 बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताउन का एक बड़ा फोरम है जो आलमी GDP का तकरीबन 85% हिस्सा, आलमी तिजारत का 75% से ज़्यादा और दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करता है। G20 की सदारत के दौरान भारत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर 32 मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक तकरीबन 200 मीटिंगें करेगा। अगले साल होने वाले G20 सरबराही इजलास भारत की मेज़बानी में होने वाले आला सतही बैनुल-अक़वामी सरबराही मीटिंगों में से एक होगा। और अब बात हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात की। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस की मुहिम अपने उरूज पर है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने शिमला के रामपुर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। जेपी नड्डा ने कहा कि यह इंतखाब मुस्तकबिल के लिए है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 8 सालों में भारत को दुनिया के नक्शे पर एक अहम मकाम दिलाया है और इसे आगे भी बढ़ाया है। चुनाव भावना पर मत लड़ना, चुनाव भविष्य के लिए लड़ना और भविष्य को मजबूत करने के लिए मत लड़ना, अपने भविष्य को। मित्रों, चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। मैं देश से शुरू करूं तो हम सबको ध्यान में आता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस देश पर राज किया, लेकिन देश को कोई दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। वज़ीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह ने कांगड़ा के बैजनाथ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर दुश्मनों को मारने का काम किया है। पाकिस्तान में समझता था कि हम जब चाहेंगे तब आतंकवाद की हरकतें का रास्ता अपनाकर भारत को हम बिल्कुल दहशत में ला देंगे, भारत को कमजोर कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन आपने देखा जब किया होगा तो किया होगा। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, हमारे जवानों ने इस धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत। हमने सारे विश्व को संदेश दे दिया कि हम केवल इस पार से ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के ऊना के हरौली में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस की जमकर मजम्मत की और हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की। क्या कांग्रेस की सरकार होती और दुर्भाग्य से कोरोना आ गया होता तो क्या फ्री में टेस्ट हो पाता? क्या फ्री में उपचार हो पाता? क्या फ्री में वैक्सीन मिल पाती? और क्या फ्री में राशन मिल पाता? कांग्रेस की सरकार होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? और कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाता? भाइयों बहनों, इन्होंने 55 वर्षों तक देश पे शासन किया, कभी इस कार्य की ओर सोचा भी नहीं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना के हरौली में एक जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की कोशिश करेगी। पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। आपने हर घर लक्ष्मी योजना के बारे में सुना होगा। मैं जानती हूं आप कितना मेहनत करती हो। मैं जानती हूं मेरी बहनों, पूरा समाज का बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए हम हर घर लक्ष्मी योजना बनाना चाहते हैं, जिससे 1500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे, आपके खाते में जाएंगे। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश की पाठशाला बनाना चाहते हैं। आर्मी से रिटायर होकर आए सर्विसमैन के लिए आरक्षित सभी पदों को भरने की योजना है। यहाँ कांग्रेस ने कई औद्योगिक क्षेत्र बनाए, उनका विकास कराने का काम हम करना चाहते हैं। और गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 12 उम्मीदवारों की 11वीं फहरिस्त जारी की। गुजरात इंतखाबात के लिए अब तक आम आदमी पार्टी ने 151 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी गुजरात की तमाम 182 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के रहनुमा सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुहाज खोल दिया है। बीजेपी ने उनके मामले की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इसके अलावा दिल्ली से उसे उत्तर प्रदेश या हरियाणा की किसी जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी का वफद अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेगा। बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी चलाते हैं और सत्येंद्र जैन एजेंट के तौर पर काम करते हैं। भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं रह गया है। AKVC कंपनी अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी के वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन की जेल भी ट्रांसफर होनी चाहिए और सीबीआई केस की जांच करे, ऐसी डिमांड करता हूं। और इससे कबल दिल्ली के मंडोली जेल में कैद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को तीसरा खत लिखा है। उसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, वज़ीर कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन के ताल्लुक से पहले खतूत में लगाए गए इल्ज़ामात की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया गया। बताया जा रहा है कि तीसरे खत में उसने जेल के साबिक एहलकारों को दी गई रकम के बारे में भी तफसीली जानकारी दी है। 4 दिन पहले लिखे गए खत में सुकेश चंद्रशेखर, जेल में बंद सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और वज़ीर कैलाश गहलोत पर रकम लेके लेन देन का इल्ज़ाम लगाया है। कि जो 50 करोड़ रुपीस का एलिगेशन है जो केजरीवाल जी को पे किया गया था, उनके कहने पर बेसिकली सत्येंद्र जैन को पे किया गया था असोला के किसी फार्म हाउस में। सत्येंद्र जैन साहब मिलने आए थे और वहाँ उन्होंने फिर उनके कहने पे 10 करोड़ रुपीस जो है कलकत्ता में सॉल्ट लेक सिटी में उनका
एक कुलीग है जो उसका नाम है चतुर्वेदी, उनके ऑफिस में पे किया गया था। तो ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल्ड है। जो इसमें नया है वो नया यह है कि फर्स्ट कंप्लेंट के बाद जेल के अंदर थ्रेट ज़्यादा बढ़ गया है, प्रेशर इसके ऊपर बढ़ गया है इन चीज़ों को विड्रॉ करने का, और ये प्रेशर सत्येंद्र जैन के द्वारा है और एक्स डीजी श्री संदीप गोयल जी के द्वारा है, जो इस कंप्लेंट का बेसिक कंटेंट है। इस लेटर में टोटल 3 लोगों का नाम है। एक सत्येंद्र जैन साहब का नाम है, केजरीवाल साहब का नाम है और एक कैलाश गहलोत जी का नाम है, जिनके फार्म हाउस में असोला में ये 50 करोड़ रुपीस की डील हुई थी एज पर द एलिगेशन इन द सेकेंड कंप्लेंट। मेरा मानना है कि इस पर एक फेयर इंक्वायरी हो जाए, एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और इस कंप्लेंट का पर्पस भी वही है कि ये मैटर सीबीआई को हैंडओवर कर दें और इसकी एक फेयर इंक्वायरी हो। क्योंकि मैं बताऊं, अगस्त 2020 में मेरे क्लाइंट की 10 दिन की कस्टडी थी सीबीआई को, और यहीं उनको सीबीआई हेडक्वार्टर में रखा गया था। उस दौरान भी इन्होंने ये सारी चीज़ें डिटेल्ड बताया था सीबीआई को। मेरा सिंपल डिमांड है कि ये मैटर सीबीआई को रेफर हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो गया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। उम्मीदवार मुतालिका रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में हफ्ता समेत तमाम काम के दिनों में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। एमसीडी के इंतखाबात के लिए पोलिंग 4 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। काबिल ज़िक्र है कि पोलिंग 250 वार्डों के लिए होगी। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त कौमी राजधानी में 1,46,73,000 से ज़्यादा राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मरकज़ी वज़ीर और सीनियर बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पार्टी की 30 तशहीर करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में भारत की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। विश्व भर में हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान पर पहुंची है, 5वें स्थान पर। आने वाले कुछ ही वर्षों में 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है विश्व भर में तीसरे स्थान पर होगी। तीसरे स्थान से जाके आगे बढ़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या हमसे कहा था कि 2047 तक जब भारत 100 वर्ष एज एन इंडिपेंडेंट नेशन होगा, तब तक हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश बनने का मतलब यह है कि जिस किस्म की तोड़फोड़ की, रेवड़ी की राजनीति कुछ लोग इस देश में करते हैं, वो नहीं चल सकती। और दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कई पाबंदियां आयद की थी, लेकिन हवा के मेयार में अब इंडेक्स में कमी के बाद इन पाबंदियों को हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली में एक बार फिर 9 नवंबर से स्कूल शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सरकारी दफातर भी तमाम मुलाजमीन की मौजूदगी के साथ चलेंगे। फ़ेज़ 4 की तमाम पाबंदियाँ हटा दी गई हैं, ताहम फ़ेज़ 3 की पाबंदी अब भी जारी रहेंगी। इसके साथ ही घर से काम करने के रहनुमा खतूत में तरमीम करते हुए तमाम दफातर को पूरी सलाहियत से काम करने को कहा गया है। इसके साथ ही दिल्ली में शाहराहों, सड़कों, फ्लाईओवर्स और पुलों, पाइपलाइनों, बिजली की तरसील जैसे अवामी मनसूबों से मुतालिक तामीराती कामों पर से भी पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन निजी तामीराती कामों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के आखिरी मरहले के तहत आयद पाबंदियों को मनसूख करने पर मरकज़ी हुकूमत के एयर क्वालिटी पैनल की नई हिदायत पर तबादला ख्याल करने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग भी की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साल 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड पेश किए। ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मुनक़िदा तकरीब के दौरान पेश किए गए। ये अवार्ड्स साल 2021 के लिए मुल्क भर के 51 हेल्थ वर्कर्स को पेश किए गए। वाज़ेह रहे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स का आगाज़ 1973 में वजारत सेहत की जानिब से मुआशरे के लिए नर्सों की शानदार खिदमात के एतराफ़ के तौर पर किया गया था। यह हेल्थ वर्कर्स, नर्सों और ANM को दिया जाता है। इस अवार्ड के तहत मेडल, सर्टिफिकेट, तौसीफ़ी असनाद और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इंडियन नर्सिंग कौंसिल मुल्क भर से दरख्वास्तें तलब करती है और हर ज़ुमरे में अवार्ड्स का इंतखाब करती है।
20 से 28 नवंबर तक गोवा में मुनक़िद होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें एडिशन में 15 फिल्में बेहतरीन गोल्डन पीकॉक के लिए मुकाबला करेंगी। उनमें 12 बैनुल-अक़वामी और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। ये फिल्में सिनेमा की दुनिया के नए तर्ज और जमालियात की नुमाइंदगी करती हैं। हर बार सबकी नज़रें इस गोल्डन पीकॉक वाली अवार्ड पर होती है। सिनेमा की अहम शख्सियात की ज्यूरी गोल्डन पीकॉक के लिए बेहतरीन फिल्म का इंतखाब करेगी। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन ने पणजी में इफ़्फ़ी के 53वें एडिशन की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मुलाकात के दौरान तकरीब से वाबस्ता मुख्तलिफ इदारों ने अपनी तैयारियों के बारे में मालूमात दी। इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा, NFDC, ESG, रियासती पुलिस, PIB और प्रसार भारती के हुक्काम ने भी जायज़ा मीटिंग में हिस्सा लिया। डॉक्टर एल मुरुगन ने इफ़्फ़ी के कुछ मकामात का भी दौरा किया। This time we are focusing the film bazaar and pavilions like Cannes film, what are the Cannes Film Festival type. Here our NFDC, Government of India and Government of Goa is organizing this time the whole 20 to 28, up to 28, the whole 8 days. There so many activities will be there. The screening of new movies and screening of premiere movies and screening of award winners and the national award winners they are coming to participate and Dada Sahib Phalke awardee winners participation and master classroom participations. All these 8 days here will be in festival mode. So the festival like festival type here that arrangements is going to. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। एस जयशंकर रूस के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर तजारत और सनअत डेंस मॉन्टोरोफ से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन से मुतअल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। उमूर ख़ारजा के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन ब्राज़ील के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन 8 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर ब्राज़ील की पार्लियामेंट में मुनक़िद होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। वी मुरलीधरन अपने दौरे के दौरान ब्राज़ील के नायब सदर से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो साओ पालो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वी मुरलीधरन के दौरे से भारत और ब्राज़ील के दरमियान ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत हो सकेंगे। और आज मुल्क भर में कैंसर के तई बेदारी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों में कैंसर की तशख़ीस और उसके जल्द इलाज और रोकथाम के बारे में बेदारी लाना है। काबिल ज़िक्र है कि बीमारियों का ये एक मजमुआ है जिसमें गैर मामूली खलियात बेकाबू हो जाते हैं और उस बेकाबू होकर बढ़ जाते हैं और अपनी मामूल के हद से बढ़कर जिस्म के करीबी हिस्सों पर हमला करते हैं या दूसरे अज़ा में फैल जाते हैं। ये जिस्म के किसी भी अज़्व या टिश्यू में हो सकता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया भर में दूसरी मुहलिक तरीन बीमारी है। सयाह और मकामी लोग राजस्थान के दुनिया के मशहूर पुष्कर मेले को लेकर बेहद पुरजोश हैं। बैनुल-अक़वामी पुष्कर मेले में सकाफ़त के मुख्तलिफ रंग देखने को मिल रहे हैं। मेला देखने के लिए मुल्क भर से सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। मेले में तफरीह के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। आजीविका कला उत्सव के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में सैंड आर्ट फेस्टिवल का भी अहतमाम किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सैंड आर्ट बनाए गए हैं। पुष्कर मेला 8 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। और आइए बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। रूस ने रिवायती तौर पर भारत को तेल बरामद करने वाले ममालिक सऊदी अरब और इराक़ को पीछे छोड़कर अक्टूबर में भारत को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। ये मालूमात वोरेटेक्स के डेटा के सामने आई हैं, जो खाम तेल की सप्लाई पर नज़र रखता है। रूस ने भारत को खाम तेल की अब तक की सबसे ज़्यादा सप्लाई की है। रूसी तेल का हिस्सा गुज़िश्ता माली साल के दौरान भारत की तरफ से दरामद किए गए तेल का सिर्फ
0.2% था। यह भारत की खाम तेल की दरामदात का 22% हो गया है, जो इराक की 20.5% और सऊदी अरब के 16% से ज़्यादा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिला हमले की FIR 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है। जुमेरात को सुबह पंजाब के शहर गुजरानवाला में होने वाले इस हमले की FIR ताहाल दर्ज नहीं की गई है। इमरान खान इस केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के सीनियर अफसर मेजर जनरल फैसल नसीर को मुलजिम बनाने का मुतालबा करते रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ISI के आला अफसर के नाम की वजह से मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे की समाअत के दौरान पंजाब पुलिस को 24 घंटे में मामले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ से लॉन्ग मार्च करने वाले इमरान के काफ़िले पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और इमरान खान समेत 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे। पोप फ्रांसिस ने बहरीन के 4 रोज़ा दौरे से रूम वापसी पर एक फ़िज़ाई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोपीय यूनियन की रियासतों को तारकीन वतन के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की हुकूमत को इस बात से इत्तफ़ाक़ करना चाहिए कि तारकीन वतन का खैर मक़दम, मेहमान नवाजी और उनका इंतज़ाम किया जाए। इसके अलावा पोप ने वेटिकन में ख़वातीन के रोल पर भी तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने जिन ख़वातीन को वेटिकन में तैनात किया है, उन्होंने साबित किया है कि वो मर्दों से बेहतर मुंतज़िम हो सकती हैं। और अब पेशक खेल की खबरें। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के मैचों के अख्तिताम के साथ ही सेमीफाइनल की 4 टीमों का फैसला हो गया है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहले ग्रुप C सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दूसरे ग्रुप से भारत और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल के फातेह टीमें फाइनल मैच में 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेलेंगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा फ़िलहाल इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।